गर्मियों की छुट्टी थी और मेरे प्यारे बच्चे पोती पोतियाँ मुझसे मिलने मेरे घर आए हुए थे। शाम को मेरे पोते पोतियाँ मेरे पास आए और आके यह जिद करने लगे, दादाजी दादाजी, आज हमें आप भूत की कहानी सुनाओ। तो मैंने उनसे कहा, बच्चों, क्या तुम्हें पता है कि भूत क्या है? हाँ दादाजी, जब इंसान मर जाता है तो वो भूत बन जाता है। बाप रे बच्चों, तुम्हें तो भूतों के बारे में बहुत कुछ पता है। मैं मन ही मन ये सोचने लगा कि आजकल के ये एडवांस्ड बच्चे बहुत ही जल्द बहुत चीज़ें सीख जाते हैं। हमें तो ये सब जानने के लिए बहुत समय लगा था। और ये छोटे छोटे बच्चे क्लास 3 4 में जो पढ़ते हैं, उनको देखो तो आज क्या नहीं पता। ठीक है बच्चों, मैं तुम्हें भूत की कहानी सुनाऊंगा, लेकिन तुम लोग डरोगे तो नहीं? नहीं दादाजी, आप हमें एक बहुत ही डरावनी कहानी सुनाइए। तो ठीक है बच्चों, आज मैं तुम लोगों को एक बहुत ही अद्भुत कहानी सुनाऊंगा, जो कि मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त के साथ घटी थी। चलो, तो अब मैं कहानी सुनाता हूँ। रमेश नाम का एक लड़का था। वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करके शहर में काम के लिए बस गया। बड़ी तामझाम के बाद उसे एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल गई। बस अब किराए पे एक मकान मिल जाती तो उसे राहत मिलती। बड़ी कोशिशों के बाद उसे एक घर मिला। देखने में तो अच्छा था, पर वो इलाका बड़ा ही सुनसान था। पर उसे क्या, किराया काफ़ी कम था। अब वह बड़े आराम से शहर में नौकरी करने लगा। कई दिन बीत गए और उसे वह शहर भाने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि कुछ दिनों पश्चात वह अपने माता पिता को अपने साथ इस नए शहर में ले आएगा। पर उसे कहाँ पता था कि उसके साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। उस घर में उसे रहे 2 हफ्ते हो चुके थे, मगर आज रात बड़ी अनोखी थी। हर शाम ऑफिस से थका हारा रमेश घर आके पहले अपने लिए खाना बनाता था और फिर कुछ समय तक टीवी देखता था। उसके बाद करीब 11 साढ़े 11 बजे सोने चला जाता था। उस रात रमेश ने यही किया। खाना पकाया, खाया, टीवी देखा और फिर सोने चला गया। हर रोज़ उसे जल्दी नींद आ जाती थी, लेकिन आज उसे नींद नहीं आ रही थी। वह सोए हुए अपने कॉलेज के दिनों को याद कर रहा था। ऐसे ही लेटे लेटे उसे हल्की नींद लगी ही थी कि अचानक वह नींद टूट गई। उसे एक अजीब सी बदबू आने लगी। वह नाक सिकुड़ते हुए उठ बैठा। वो बदबू अजीब सी थी, मानो कुछ मर गया हो। रमेश उठ के कमरे की लाइट्स ऑन कर दी और देखने लगा कि कोई छिपकली या चूहा मरा तो नहीं पड़ा, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगा। उसने कमरे की खिड़की भी बंद कर दी, फिर भी उसे उस अजीब बदबू से राहत नहीं मिली। अब ऐसे हालात में उसे नींद आए तो आए कैसे? तभी अचानक से उसे ड्राइंग रूम से कुछ आवाज़ें आने लगी, मानो जैसे कोई चेयर या टेबल घसीट रहा है। रमेश चौंक गया। उसे लगा कि कोई चोर घुसा होगा। उसने इधर उधर देखा और फिर पलंग के नीचे रखी हुई झाड़ू उठाई और दबे पांव ड्राइंग रूम की ओर बढ़ चला। वहां जाते ही उसने देखा कि वहां का सब सामान बिखरा पड़ा है। उसने कमरे में इधर उधर देखा तो उसे लगा मानो घर में कोई चोर ही है, लेकिन घर अच्छे से तलाशने के बाद उसे कुछ नहीं मिला। तभी अचानक से उसका ध्यान खुले हुए खिड़की की ओर गया और वह समझ गया कि ज़रूर कोई बिल्ली घुस आई होगी। उसने एक हल्की सी मुस्कान भरी और सोने चला गया। अगले दिन अलार्म की घंटी के साथ रमेश की आंखें खुल गई और आंखें खुलते ही सबसे पहले उसकी नज़र सीलिंग फैन पे गई। वह चौंक कर बैठ गया। फैन का एक डंडा टेढ़ा था, यानी कि नीचे की ओर झुका हुआ था, जैसे कि शायद कोई फोर्सफुली उसको नीचे की ओर खींच लिया हो। यह देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया। आखिर ऐसा किया कौन होगा? लेकिन उसे लगा कि शायद ये हमेशा से ऐसे ही था, उसने कभी ध्यान नहीं दिया। उसने पंखे को ठीक करवाने के लिए दिया
और वह उस दिन ऑफिस चला गया। घर लौटते वक्त वह पंखा ले आया और उसने वापस सीलिंग पे लगवा दिया। उस रात भी वह वही किया, खाना खाया, टीवी देखा और सोने चला गया। कुछ समय बाद उसे वापस वही अजीब सी बदबू आने लगी। उसे फिर ऐसा लगा कि जैसे ड्राइंग रूम में कोई सामान खींच रहा हो। ये सभी चीज़ें देखकर वह फिर से चौंक गया। उसे लगा कि यार लगता है घर में पक्का कोई ना कोई है, पर हमेशा की तरह उसे कुछ नहीं मिलता था और हर दिन सुबह जब वो उठता था तो उसे वह पंखा टेढ़ा मिलता था। बार बार इन चीज़ों को देख रमेश डरा सा रहने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके घर में ये क्या हो रहा है, और अगर भी वो किसी से शेयर करना चाहे तो वो आखिर करे किससे। वह इस डर में भी रहने लगा कि हर दिन जब वो ऑफिस से घर लौटे तो पता नहीं कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। वह यह डरने लगा कि कहीं वो आखिर मर ना जाए। जो भी हो, उसे तो आखिर जीना ही था और उस घर में उसे रहना ही था। अब वो धीरे धीरे बड़ा ही मायूस सा हो गया और ये सारी चीज़ें उसके काम पे भी अफेक्ट करने लगी। उसका बहुत ही जिगरी दोस्त किशोर, जो उसी के साथ ऑफिस में काम करता था, उसने ये सारी चीज़ों को देखा और वो समझ गया कि रमेश के साथ शायद कुछ गलत हो रहा है। और उसने जाकर रमेश को पूछ भी लिया कि भाई तू मुझे बता सकता है तेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम है क्या। पहले तो रमेश हिचकिचाया और कुछ बोलना नहीं चाहा, लेकिन उसे लगा कि शायद किशोर कुछ उसकी मदद कर सके। उसने सारी चीज़ें किशोर को विस्तार रूप से बताया। किशोर ये सब कुछ सुना और उसे लगा कि शायद कुछ गड़बड़ तो है। किशोर इन सभी बातों पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन रमेश उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था और वो जानता था कि रमेश इस तरीके का मजाक कभी नहीं करेगा। किशोर ने रमेश को यह कहा कि चल एक काम करते हैं, आज रात मैं तेरे साथ तेरे घर पे रहता हूँ। इसी के साथ हम लोग बहुत दिन से हंसी मजाक नहीं किए, तो हमारी एक छोटी सी पार्टी भी हो जाएगी और तेरे साथ रात को होने वाली अनहोनी चीज़ों का भी मैं पर्दाफाश कर दूंगा। किशोर को लग रहा था कि शायद ये किसी चोर या बदमाश का काम है, जो कि रात को ऐसे घुस के उसे डराता होगा ताकि वो उस घर को हड़प सके। ऐसी आए दिन बहुत ही न्यूज़ पे चर्चा हो रही थी, जहां लोग ऐसे लोगों को डरा के घर से भगा देते हैं और इलीगली उन घरों को अपना बना लेते हैं। रमेश को अब थोड़ा सा राहत मिला। उसे लगा कि अब किशोर ही उसे हेल्प कर सकता है। दिन खत्म होते ही रमेश और किशोर दोनों रमेश के घर की ओर चल पड़े। उन्होंने रास्ते से खाना भी पैक करवा लिया। बस घर जाके खा पी के उन्होंने ढेर सारी बातें की, कॉलेज के दिनों की बातें, अपने पर्सनल लाइफ की बातें, जो साधारणतः वो ऑफिस में नहीं कर पाते थे। उन्होंने समय देखा तो 11:30 बज चुके थे। उन्हें लगा कि सो जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि अगले दिन उनकी कोई छुट्टी नहीं थी और वापस वही वर्क लाइफ, वही वर्कलोड। अब दोनों को नींद भी आने लगी थी, क्योंकि उन्होंने भरपेट खाना भी खा लिया था, तो वो जाके सो पड़े। रमेश ने किशोर को कहा, देख, अगर कुछ भी रात को अजीब सी होती है तो तू मुझे बिल्कुल उठाना, अकेले यहाँ वहाँ मत जाना। किशोर बोला, तू चिंता मत कर, यही देखने के लिए तो मैं तेरे घर आया हूँ। अब तू सो जा, कुछ भी होता है तो मैं तुझे बिल्कुल बुलाऊँ। दोनों को सोए कई समय हो गए, रात के तकरीबन 1 बज चुके थे। तभी अचानक से किशोर की नींद खुल गई। उसे ऐसा लगा कि किसी ने बेड को हिलाया। उसकी आंखें खुल गई और वो उठ बैठा। उसे भूकंप जैसा अनुभव हुआ, पर ऑब्वियसली वहाँ कोई अर्थक्वेक नहीं था। वह धीरे से अपने राइट हैंड साइड रखे हुए टॉर्च को उठाया। वो देखना चाहा कि कहीं पलंग के नीचे कोई है तो नहीं। जैसा किशोर डाउट कर रहा था कि पक्का कोई ना कोई चोर है जो इसके घर रात को आता है और रमेश को डराना चाहता है। किशोर ने वो टॉर्च लेके बेड के नीचे दिखाया, लेकिन बेड के नीचे कोई नहीं था। वो चुपचाप फिर बेड पे जा बैठा। उसने कमरे में रखी एक लाठी भी अपने हाथ ले ली। अब सोचा कि अगर कोई चोर है तो यह लाठी अर्थात डंडे से वह उसकी पिटाई कर देगा और तुरंत पुलिस के हवाले करेगा। यही किशोर का प्लान था।
किशोर ने कमरे के चारों ओर देखा। पूरा अंधेरा था। उसने टॉर्च की लाइट इधर उधर घुमाई तो उसे कमरे में कुछ नहीं दिखा। उसे लगा कि अब सो जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये उसका वहम हो। कुछ ही समय बाद उसे बहुत घुटन सी महसूस होने लगी। वह फिर से उठ बैठा और इस वक्त उसे ऐसा लगा कि कमरे में बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। अब उसे रमेश की कही हुई वो सारी बात याद आने लगी, क्योंकि रमेश भी कहता था कि रात को एक अजीब सी बदबू आती है उसके घर में। किशोर पलंग से उतरा और खिड़की की ओर चला गया। उसने खिड़की से बाहर देखा कि कहीं कोई यहाँ पे नाला वगैरह तो नहीं है जहाँ से ये बदबू आती हो, लेकिन रमेश के घर के साइड में कहीं पे भी नाला कुछ नहीं था। यहाँ तक कि वो एरिया बहुत ही साफ सुथरा था। कहीं पे भी कूड़ादान या कचरे की पेटी या खाली रास्ते पे कचरा कोई नहीं फेंकता था। किशोर 2 मिनट सोचने लगा कि यदि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है तो फिर ये बदबू आ कहाँ से रही है। फिर उसे ऐसा लगा कि कहीं ये घर के नीचे से कोई ड्रेनेज सिस्टम तो नहीं है, या फिर कोई पाइप फट गई हो जहाँ से ये बदबू आ रही है। यह चेक करने के लिए वो बाथरूम की ओर भी गया, लेकिन वहाँ से भी कोई बदबू नहीं थी। उसने पूरे घर का एक चक्कर लगाया और लेकिन उसको कहीं से कुछ नहीं मिला। वो सोच में था कि आखिर ये बदबू आ रही है तो आ कहाँ से रही है, लेकिन बिना कोई सबूत के वो कुछ कर भी नहीं पाया। इसलिए वो वापस आया और पलंग पे बैठ गया। तभी उसे ऐसा लगा कि ड्राइंग रूम में किसी ने सामान इधर से उधर किया, क्योंकि उसे उस आवाज़ सुनाई दी। वह टॉर्च लेकर चुपचाप दबे पाँव ड्राइंग रूम की ओर चल पड़ा। वहाँ जाते ही उसने देखा कि रात को उन्होंने जो बर्तन किचन में रखे थे वो बर्तन नीचे गिरे हुए हैं, लेकिन कुछ ही देर पहले किशोर को तो ये सारी चीज़ें अपने सही जगह पे रखी हुई दिखी थी। फिर अचानक ये सामान कैसे गिर गया। उसने खिड़की की ओर टॉर्च घुमाया तो देखा खिड़की भी बंद है। तो रमेश को जो लगता था कि कोई बिल्ली वगैरह घर में घुसती है, तो इसका संभावना भी नहीं है। तो फिर आखिर ये हुआ कैसे? जो भी हो, उसने ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाया, क्योंकि ये हो सकता है शायद उन्होंने गलती से प्लेट बहुत ही किनारे पे रखी हो और वो अपने से गिर गई नीचे। जो भी हो, वो वापस आया और फिर आके पलंग पे लेट गया। वो इतना ही सब कुछ सोच रहा था कि धीरे धीरे उसकी आंख लग गई और वो सो गया। रमेश उठ, रमेश उठ जा। किशोर की ये धीमी आवाज से रमेश की नींद टूट गई। उसने साइड मुड़ते हुए कहा, अरे किशोर, क्या हुआ? तूने मुझे उठाया क्यों? रमेश, तू कुछ भी आवाज मत कर, चुपचाप मेरे साथ घर के बाहर चल। रमेश ने घड़ी के ओर देखा तो सुबह के 3:30 बजे हुए थे। वह बिना कुछ कहे किशोर के साथ घर के बाहर चला गया। यहाँ तक कि उन्होंने चप्पलें भी नहीं पहनी। अब रमेश ने पूछा, अरे किशोर, तू मुझे बताएगा भी कि हुआ क्या? तू मुझे अभी बाहर क्यों लेके आया? किशोर ने कहा, हम सुबह होते तक यहीं बाहर ही रहेंगे और घर के अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है? और तू मुझे अभी कुछ भी सवाल मत कर। समय आते मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा। रमेश ने वही किया जो उसे किशोर ने कहा। दोनों वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गए और सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। सुबह होते ही रमेश घर की ओर जाने लगा और किशोर को बोला, चल अब घर के अंदर चलते हैं, मुंह हाथ धो लेते हैं। किशोर ने कहा, सुन, तू घर के अंदर जा और अपने ज़रूरत के सारे सामान इकट्ठा कर, मेरे साथ चल। मैं तेरे घर के अंदर नहीं जाने वाला, मैं तेरा यहीं इंतज़ार कर रहा हूँ। रमेश थोड़ा सा घबरा गया। वह जानता था कि किशोर कभी भी किसी चीज़ से नहीं घबराता है, लेकिन वो आखिर इतना डर क्यों गया? रमेश किशोर को इतना डरा हुआ पाया तो वह खुद भी डर गया। भाई किशोर, तू मुझे प्लीज़ बता कि तू इतना डरा हुआ क्यों है? कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ? तूने आखिर अंदर क्या देखा? क्या रात को कुछ हुआ? किशोर ने रमेश को कहा, सुन, मैंने तुझे कहा कि तू अपने ज़रूरत के सारी चीज़ें ले और मेरे साथ चल।
तेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मैं बाद में दूंगा। यह सुनते ही रमेश घर के अंदर चला गया। उसने अपनी एक बड़ी सी सूटकेस निकाली और ज़रूरत के सारे सामान उसमें रख लिए। ऑफिस के पेपर्स, घर के इम्पोर्टेंट पेपर्स और अपने कपड़े लत्ते, सब कुछ उसने सूटकेस में डाला और किशोर के घर चला गया। दिन के अभी कुछ 7-8 बजे होंगे। किशोर ने फ़ोन उठाया और अपने बॉस को कॉल किया। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, रमेश की तबीयत अच्छी नहीं है तो मैं उसे हॉस्पिटल ले आया हूँ। शायद हम दोनों आज ऑफिस नहीं आ पाएंगे। रमेश की तबीयत जैसे ही ठीक होती है सर, मैं आपको फ़ोन करके सब इन्फॉर्मेशन दे दूंगा और मैं कल ऑफिस आ जाऊंगा। यह कहकर किशोर ने फ़ोन रख दिया। रमेश ने बोला, ए किशोर, तू क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? मैं ठीक ठाक तो यहाँ बैठा हुआ हूँ और तूने बॉस को झूठ क्यों बोला? किशोर ने बोला, सुन रमेश, अब मैं तुझे जो सब बताने वाला हूँ वो बड़े ही ध्यान से सुन। और सबसे पहली बात, आज के आज ही तू अपना घर खाली कर दे। रमेश फिर डर गया। रमेश ने बोला, किशोर प्लीज़ तू मुझे सारी बातें डिटेल्स में बता कि आखिर हुआ क्या। किशोर साइड में रखे चेयर पे बैठ गया और उसने एक लंबी सांस भरी। फिर उसने कहा, ठीक है, सुन। रात को खाने के बाद हम दोनों तो सो गए, लेकिन कुछ ही समय बाद मेरी नींद टूट गई और जैसा तूने बताया था कि तेरे घर में एक अजीब सी बदबू आती है, वैसी बदबू आने लगी। मैंने सोचा कि तुझे उठाऊं, लेकिन तू बहुत ही गहरी नींद में था, इसलिए मैंने तुझे नहीं उठाया। मैंने पहले घर में इधर उधर देखा कि कहीं ये बदबू घर से या किसी साइड के नाले से या घर के बाथरूम से तो नहीं आती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। थोड़े देर बाद मुझे ऐसा लगा कि ड्राइंग रूम में कोई सामान इधर से उधर खिसका रहा है। जैसा तुझे लगा था कि ये कोई बिल्ली हो सकती है, मुझे भी लगा कि शायद बिल्ली होगी। लेकिन मैं जब ड्राइंग रूम में गया तो मैंने देखा कि खिड़की बंद थी और कोई प्रश्न ही नहीं था कि घर के अंदर बिल्ली घुस आए। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद कल रात खाने के बाद हमने बर्तन अच्छे से रखे नहीं हो मेज़ पे और इसलिए किनारे से वो अपने आप ही सड़क के गिर गई। ये हो सकता है। यह सब होने के बाद मैं आके बेड पे बैठा और सोचने लगा कि शायद इसके पीछे कोई रीज़न ही नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कुछ होता होगा। लेकिन मैंने ये भी सोचा कि एक रात हो सकता है, लेकिन हर रात बर्तन अपने आप गिरना, इसके पीछे मुझे कुछ समझ नहीं आया कि हो क्या सकता है। तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा कि ड्राइंग रूम से कोई भागते हुए गया और तब मुझे लगा कि पक्का तेरे घर में कोई चोर है। मैं दबे पांव वापस ड्राइंग रूम में गया, लेकिन मुझे वहाँ कोई नहीं मिला। मैंने मेरे हाथ में डंडा और टॉर्च भी रखा हुआ था अपने सेफ्टी के लिए, लेकिन मुझे फिर भी कोई नहीं दिखा। मैं फिर से दबे पांव बेडरूम की ओर आने ही लगा कि तभी मुझे ऐसे लगा कि मेरे पीछे कोई है। मैं बिना कोई आवाज़ के चुपचाप चलते लगा, मानो जैसे मुझे एहसास ही नहीं है कि मेरे पीछे कोई है। 2 मिनट चलने के बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। लेकिन रमेश, तू मानेगा नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई है, क्योंकि वो ब्रीथ कर रहा था ना, वो पूरा हवा मेरे गले के पास आने लगा। अब मैं चुपचाप जाके पलंग पे बैठा और तभी मुझे ऐसा लगा मानो कोई मेरे पास ही बैठा हुआ है। मैंने फिर से साइड में देखा तो वहाँ कोई नहीं था और तभी मेरी आंखें अचानक से रूम के दरवाजे की ओर गई और मैंने वहाँ देखा एक परछाई। मैं चुपचाप से बेड के नीचे घुस गया और मैं वहाँ से चुपचाप देखने लगा कि आखिर वो परछाई है किसकी। मैंने मेरे हाथ में डंडा कस के पकड़ा हुआ था कि आज अगर ये कुछ भी गलत करे तो मैं इसे पीट दूंगा। लेकिन धीरे ही धीरे जैसे वो परछाई पास आने लगी, मैंने अच्छे से देखा
कि ये कोई औरत है और ये चल के धीरे धीरे बेड के पास ही आने लगी और वहीं पे ही मैं छुपा हुआ था। मुझे लगा कि शायद इसने मुझे देख लिया है और ये मुझे पकड़ेगी, लेकिन अचानक वह पलंग पे चढ़ गई और तभी मुझे ख्याल आया कि पलंग पे तो तू लेटा हुआ है। मैं धीरे से पलंग के नीचे से बाहर आया और मैंने सोचा कि इसके सर पे एक डंडा दे मारूं, लेकिन तभी मैं बहुत डर गया था यार, मैं बहुत डर गया था। मैं ज़मीन पे लेटा हुआ ऊपर देख रहा हूँ कि ये औरत पंखे से लटक रही है, मानो जैसे इसने सुसाइड की। मैं तुरंत उठा, बेड पे चढ़ा और मैंने जैसे ही उसे हाथ लगाया वो परछाई गायब हो गई। मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। और मैंने देखा कि फ़ैन का एक पंखा टेढ़ा हुआ है, मानो उसे कोई पकड़ के झूल गया हो। और तभी मैंने तुझे उठाया कि चल यहाँ से, इस घर से निकलते हैं। रमेश, ये सब कुछ कल रात को ही हुआ और अब मुझे यकीन है कि हर रात तेरे घर में यही होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मानो यहाँ पे किसी ने सुसाइड किया हो और ये उसकी अतृप्त आत्मा है। रमेश, तू आज के आज ही ये घर छोड़ दे। सुन, हम अभी तेरे घर चलते हैं। मैं मेरे 2-3 और दोस्तों को बुलाता हूँ। हम 4-5 मिलके तेरे घर चलते हैं, तेरा घर पूरा खाली करवाते हैं और जब तक तुझे नया घर ना मिले तू मेरे साथ आ जा। रमेश यह सारी बातें सुनने के बाद एकदम चुप रहा। वो बहुत ही डर गया था। रमेश ने वही किया जैसा किशोर ने उसे कहा। रमेश, किशोर और किशोर के कुछ दोस्त, ये लोग गए और जाके रमेश का सारा सामान उस घर से निकलवा लिया। रमेश अब किशोर के साथ लगभग 1 महीने रहने लगा। 1 महीने बाद रमेश को वापस से एक नई घर मिल गई और वो वहाँ शिफ्ट हो गया। अब रमेश को लगा कि उसके साथ अब कुछ नहीं होने वाला है, अब वह सेफ है, क्योंकि जो भी अनहोनी होती थी वह उस घर में होती थी, लेकिन इस नए घर में वह एकदम सेफ था। उसने इस घर में गृह प्रवेश भी करवाया और यहाँ तक कि हर कमरे में भगवान की फ़ोटो भी लगाई। उसे ऐसा लगा कि यह करने से अब वो सुरक्षित रहेगा, और वो सही था। कुछ समय बीत गए और उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह होके कुछ दिन गुजर गए और रमेश बहुत ही आराम से रहने लगा। लेकिन एक दिन सुबह जब रमेश सोकर उठा तो उसकी आंखें फटी की फटी ही रह गई। उसके चेहरे से पसीने छूटने लगे। उसने ऊपर लटकते हुए पंखे को देखा और उसने पंखे का एक हैंडल या फिर एक विंग उसने टेढ़ा पाया। वह डर गया, कहीं वापस उसके साथ वही सब तो नहीं हो रहा है। लेकिन उसे लगा कि शायद यह उसका भ्रम भी हो सकता हो, या शायद कोई स्क्रू ढीला हो तो वो पंखा ऑटोमेटिक टेढ़ा हो गया हो। यह सोचकर उसने वह पंखे को ठीक करवाया। लेकिन अगली रात, फिर उसके अगले रात वही सेम चीज़ें होने लगी, यहाँ तक कि उससे वह अजीब सी बदबू भी आने लगी। रमेश बिना कुछ कहे उसी दिन वह घर खाली किया और वह दूसरे घर शिफ्ट किया। लेकिन वहाँ पे भी कुछ दिन पश्चात वही सेम हरकतें, वही बदबू, वही पंखे का टेढ़ा होना, वो सारी घटनाएं उसके साथ होने लगी। रमेश बहुत ही परेशान रहने लगा, मानो जैसे ये प्रॉब्लम घर का नहीं, ये प्रॉब्लम भूत का था। इसका मतलब यही निकलता है कि वह भूत रमेश का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। रमेश ने इसी तरह से 4 घर बदल लिए, लेकिन हर घर में उसके साथ यही प्रॉब्लम होने लगा। अब वो समझ नहीं पाया कि आखिर इसका सल्यूशन क्या होगा। यह सब बातें उसने किशोर को बताई। किशोर ने कहा कि भाई, अब मैं तुझे एक ही सलाह दे सकता हूँ कि तू अपने रूम में पंखा मत लगा और देख कहीं तेरे साथ ये सारी घटनाएं होती हैं या नहीं। रमेश ने किशोर की यह बात मानी और वह अपने रूम से सीलिंग फैन उतरवा दिया और अगले ही दिन से वो सारी चीज़ें बंद हो गई। इससे यही पता चला कि वह भूत धीरे धीरे रमेश को अपने काबू में करना चाहता था और शायद रमेश को मार ही डालता। लेकिन क्योंकि अब वो पंखा नहीं रहा, अब वो भूत भी नहीं रही। आखिरकार
पंखे से वो लटकती हुई लाश से रमेश का पीछा छूट गया और रमेश उसके बाद डर में तो रहने ही लगा, लेकिन उसे पता था कि अब हर दिन सुबह उठने के बाद उसे वह खौफनाक दृश्य देखने को नहीं मिलेगा। तो बच्चों बताओ, ये कहानी तुमको कैसी लगी? वाह दादाजी, ये तो बहुत ही अच्छी कहानी थी। लेकिन दादाजी, आपके घर में भी तो पंखा नहीं है, आपने पंखा क्यों नहीं लगाया? कहीं आपके घर में भी तो भूत नहीं है? यह सुनकर दादाजी हंस पड़े। बोले, बेटा, मेरे घर का पंखा खराब हो गया है और मैंने उसको ठीक करवाने के लिए दिया हुआ है। कुछ दिन बाद एक पंखा लग जाएगा। और वो देखो बच्चों, वो है स्टैंडिंग फैन। अब जब भी मुझे गर्मी लगती है तो मैं स्टैंडिंग फैन ऑन कर देता हूँ। जाओ जाओ जाओ, आज तुमने बहुत कहानी सुन ली, अब जाओ जाके खाना खा लो, वरना तुम्हारी दादी मुझे बहुत डांटेगी। यह कहकर मैंने बच्चों को कमरे से भिजवा दिया और उसके बाद मैं ऊपर लगे हुए पंखे के हुक को देखने लगा। कैसी कैसी अजीब कहानियाँ होती हैं इस दुनिया में, और कैसे कैसे अजीब व गरीब चीज़ों से मुठभेड़ भी हो जाती है। बच्चों के लिए तो ये कहानी थी, लेकिन मेरे लिए ये एक बहुत ही बुरा अनुभव था। वैसे माफ़ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम है रमेश चंद्र त्रिपाठी।